हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक नंबर शानदार। एग्ज़ाम्स आ रही है बहुत पास में। और मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के रिविजन्स में जैसे अपलोड करते जा रहा हूं, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर और भी चैप्टर्स के रिविजन्स जो हैं वो आप अपलोड कीजिए। और उसी सीरीज़ में अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं और मैं आपको अगला चैप्टर जो है उसका रिवीजन करवा रहा हूं। आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा कौन सा चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं। We are gonna revise right now GST registration। अगेन ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में लगभग हर अटेम्प्ट में एक आध क्वेश्चन तो आया ही है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे मैंने बताया हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीएसटी पेपर। उसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर को भी एक कैटेगरी में रखा था, ये बोलते हुए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें। चलिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले नोट्स डाउनलोड कर लेना। रिवीजन के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, प्लस बहुत सारे और भी लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। प्लेलिस्ट है जीएसटी रिवीजन की, कॉस्ट रिवीजन की, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे लेक्चर है, अमेंडमेंट लेक्चर है, सब कुछ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पे हूँ तो मेरे को ये चीज़ तो ये लाइन तो बोलनी ही पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वी हैव टोटल आई थिंक 9 सेक्शन दैट स्टार्ट विद 22 एंड एंड्स विद 30। सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 तक की बात हम इस पूरे चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। और मैंने सबसे पहले एक इंडेक्स टाइप भी बना दिया कि कौन सा सेक्शन बेसिकली किस बारे में बात करता है। तो देयर आर 2 सेक्शन दैट talks about liability to get registered. Any person who is liable to get registered, basically he should be covered under 2 major section, either section 22 और section 24। 22 में कुछ टर्नओवर को लेके बात है कि अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस कर जाता है या आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं तो आप पे लाइबिलिटी आएगी। 24 में कुछ स्पेशल बिजनेस है या स्पेसिफाइड केसेस है, अगर आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपका टर्नओवर दिखेंगे नहीं, आपके ऊपर लाइबिलिटी रहेगी। सो 2 सेक्शन 22 एंड 24। इसके बाद 23 सेक्शन अच्छी बात करता है कि साहब कब आप पे जीएसटी लाइबिलिटी या रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी नहीं आती है। 25 एंड 27 देयर आर 2 सेक्शन रिगार्डिंग प्रोसीजर। 25 के अंदर रेगुलर टैक्स पेयर और कॉम्पोजिशन को कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है उनकी प्रोसीजर है। तो सेक्शन 27 के अंदर सीटीपी और एनआरटीपी की प्रोसीजर है। सर टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, इन सब की रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर अलग अलग रूल्स में दी हुई है, वो आप लोगों के सिलेबस के अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, रेगुलर टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दिया है सेक्शन 25 के अंदर और सीटीपी एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दिया है सेक्शन 27 के अंदर। सर बीच में एक सेक्शन 26 कहा जाता है, वो कुछ काम का सेक्शन नहीं हो, डीम रजिस्ट्रेशन को लेके कि अगर आप एक एक्ट में रजिस्टर्ड माने जाते हो तो बाय डिफॉल्ट आप बाकी सारे एक्ट में भी रजिस्टर्ड माने जाते हो। ठीक है, सेक्शन 28 अमेंडमेंट को लेके बात करता है कि साहब अमेंडमेंट कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में किया जा सकता है। और 29, 30 कैंसिलेशन और रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेके बात करते हैं। तो पहले बताओ सेक्शन नंबर्स याद रह जाएंगे। 22 और 24 लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन है। 23 में कौन लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए वो कवर्ड है। 25 और 27 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है। 25 रेगुलर टैक्स पेयर के लिए और 27 है एनआरटीपी और सीटीपी के लिए। 28 इज रिगार्डिंग अमेंडमेंट, 29 इज कैंसिलेशन एंड 30 इज रिवोकेशन। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे सेक्शन 22 से। और सेक्शन 22 में पहला पॉइंट आता है कौन कौन से पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है। पहला, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। कौन लोग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन माने जाएंगे? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा। पहले आप मुझे बताओ, आपको 80 का मतलब तो पता है, क्या मुझे 80 वापस बताने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। मैंने कॉम्पोजिशन की रिवीजन में 80 कैसे कैलकुलेट करते हो बताया था। मैं एक बार वापस ऐसे ही बता देता हूँ। टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जिम सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई सब आ जाएगा, लेकिन इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम हटेगा और टैक्सेस हटेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन में इंटरेस्ट को भी टर्नओवर में से हटाया था, रजिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट टर्नओवर में से नहीं हटेगा। सबसे पहले क्या बोला है, ऐसा बंदा जो कि एग्रीगेट टर्नओवर को करंट ईयर में क्रॉस कर जाता है, थ्रेशोल्ड लिमिट को, उसकी टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट को करंट ईयर में क्रॉस कर जाता है। तो साहब क्या है टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट? अब आपको याद रखना पड़ेगा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के लिए ये लिमिट सर्विसेज और गुड्स दोनों के लिए 10-10 लाख है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, असम के लिए ये लिमिट जो है ये 20 लाख है। और उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना के लिए भी ये लिमिट 20 लाख और 20 लाख है। तो कितने हो गए? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम
आसाम, सॉरी आसाम नहीं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, इनके लिए 20 लाख और 20 लाख है। बचे हुए जितने भी स्टेट्स हैं, कौन कौन से, आसाम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या अदर स्टेट्स हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इन सब के लिए लिमिट 20 लाख और 40 लाख है। और इतने सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, इजी है। ये चारों से मिलके बन रहा है MMTN। क्या बन रहा है, मैंने क्लास में भी ये चीज बताई थी, MMTN। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड ये MMTN में जाएंगे। 20 लाख वाली लिमिट के लिए बन रहा है यू स्टैंप। क्या बन रहा है, यू स्टैंप। उत्तराखंड हो गया, पौंडीचेरी हो गया, त्रिपुरा सॉरी तेलंगाना हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया और सिक्किम हो गया। यू स्टैंप जो है ये है 20 लाख और 20 लाख की लिमिट। बचे हुए जितने भी स्टेट्स है, आसाम हो गया, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो गया, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, चाहे वो बचे हुए स्टेट्स हो गए, उनके लिए 20 लाख और 40 लाख की लिमिट है। तो कुछ के लिए 10-10 है, कुछ के लिए 20-20 है, कुछ के लिए 20-40 है। तो ये स्टेट्स है, और शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, MMTN 10-10, यू स्टैम्प्स जो है वो 20-20 है। बचे हुए सारे स्टेट्स 20-40 है। लेकिन अब इसमें कुछ काम की बातें जो हमें समझनी है। पहली बात तो ये कि एग्रीगेट टर्नओवर हम पैन इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। मतलब 80 एक स्टेट का कैलकुलेट नहीं होता, 80 पूरे इंडिया का कैलकुलेट होता है। हम इंडिया बेसिस पे टर्नओवर देखते हैं कि उनका ओवरऑल इंडिया में जितनी भी ब्रांचेज हैं सबका टर्नओवर टोटल मिला के 2040 या 1010 या 2020 जो भी अमाउंट है उसको क्रॉस तो नहीं कर रहा है। इसमें कुछ काम की बातें और है। पहली बात, 40 लाख की लिमिट सिर्फ गुड्स के लिए है। एक्सक्लूसिवली जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है उसके लिए, मान लीजिए मैं MP में रजिस्टर्ड हूँ या MP में बिजनेस करता हूँ, एक्सक्लूसिवली सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए 40 लाख की लिमिट लगेगी। लेकिन अगर मैं थोड़े बहुत सर्विसेज और थोड़े बहुत गुड्स की सेल कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर लोअर लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, दैट इज द लिमिट ऑफ सर्विसेज। So if I am exclusively trading in goods, if I am exclusively manufacturing only goods, then the limit of 40 lakh is applicable. If I am involving in supply of goods as well as services, then the limit of 20 lakh is only applicable. Important चीज एक और है, जो बंदा वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन लेता है वो तो जिस दिन रजिस्टर होगा उस दिन से टैक्सेबल हो जाता है, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती है। दूसरा, जिनको सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उनके लिए टर्नओवर नहीं देखना है, बात मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी। कुछ नोटिफाइड केसेस ऐसे हैं जहां सेक्शन 24 में मैंडेटरी GST नंबर लेना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तीसरी बात, अगर आप पान मसाला, टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट्स या एरिएटेड वाटर का सप्लाई करते हैं तो भी आपके ऊपर 20 लाख की लिमिट ही एप्लीकेबल होगी, 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ध्यान रखना, इस केस में 20 लाख की लिमिट ही एप्लीकेबल होगी। इफ आई एम ट्रेडिंग इन गुड्स, आई एम ट्रेडिंग इन पान मसाला, देन द लिमिट ऑफ 20 lakh is applicable, not 40, even in Madhya Pradesh. But if I am trading in cosmetics and exclusively in goods, then the limit of 40 lakh is applicable. I am trading in goods as well as services, then the limit of 20 lakh is applicable. आ रही है बात समझ में? तो सर्विसेज दे रहा हूं तो 20 लाख लगेगा, पान मसाला में भी 20 लाख की लिमिट ही एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे पहले आपको याद रखने हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेक्शन 22 में सिर्फ एक टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं है, 3 क्राइटेरियाज और है, पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला क्या, अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर थे 1 जुलाई 2017 को तो आपको GST में रजिस्टर होना पड़ेगा। अब ये काम का नहीं बचा। अगर आप रजिस्टर्ड बिजनेस से ट्रांसफर ले रहे हो, मतलब जो बंदा रजिस्टर्ड है वो अपना बिजनेस किसी और को बेच रहा है, तो ट्रांसफरी को भी कंपलसरी GST नंबर लेना पड़ेगा इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। इवन की इन केस ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर, अगर आप अपना बिजनेस ट्रांसफर करते हो या अमलगमेशन डीमर्जर है तो नेक्स्ट पर्सन जो सक्सेसर होगा, जो कंपनी डीमर्ज हुई है या जो ट्रांसफरी है, उसे कंपलसरी GST नंबर लेना पड़ेगा। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, काम का है एग्रीगेट टर्नओवर, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है। पहले बताओ क्या है जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, आपको सब कुछ समझ में आ गया? वेरी नाइस। अब देखते हैं आगे। इसके बाद काम की लिमिट आती है सेक्शन 24 की, और मैं आपको बता दूं मैंने सेक्शन 24 और 23 को साथ में कंपाइल किया है। मैंने कुछ ऐसा किया है कि दोनों को साथ में रखूं ताकि एक दूसरे से लिंक पे बैठा सकूं। तो पहले हम 24 की बात करना चालू करते हैं और ये देखते हैं कि साहब किन किन को कंपलसरी GST लेना है इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। और इसमें सबसे पहला केस आता है, सब लोग देखिएगा, द वेरी फर्स्ट केस इज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सीडिंग 20 लाख।
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपल है कि सर्विसेज का टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करेगा तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। वो तो सेक्शन 22 में ही लेना पड़ जाता। मेन यहाँ पे फोकस किया है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व हैं तो आपको कंपलसरी जीएसटी लेना है इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर मतलब आज मान लीजिए मैंने एक नया बिजनेस चालू किया है और मैं स्टेट के बाहर माल बेचना चाहता हूं, मैं गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा हूं, मुझे कंपलसरी जीएसटी लेना पड़ेगा। सर अगर मैं सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दे रहा हूं तो मुझे सिर्फ टर्नओवर एक्सीड होने पे ही जीएसटी लेना पड़ेगा। मुझे सर्विसेज में फर्स्ट डे से जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन गुड्स में कंपलसरी है। तो इससे कनेक्टेड इधर सेक्शन 23 में कब मैं लायबल टू गेट रजिस्टर्ड नहीं होऊंगा? जब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं और मेरा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है। यही बात मैं आपको बोल रहा था कि अगर मेरा टर्नओवर 17 लाख है और मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं, मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। सर 20 लाख को क्रॉस करेगा तभी लेना है, वो तो सेक्शन 22 में वैसे भी लेना पड़ जाता, चाहे इंटर होता है या इंट्रा होता। मतलब इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, सर्विसेज में टर्नओवर वाला क्राइटेरिया लग जाएगा। दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी जीएसटी लेना है, पर एक केस में नहीं लेना, अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। सर हैंडीक्राफ्ट सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे जीएसटी नंबर कब लेना पड़ेगा? अगेन जब मेरा टर्नओवर क्रॉस होगा। अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस नहीं होता है, जो भी लिमिट है 40 20, अच्छा 40 भी लग जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 40 लाख की लिमिट भी ले सकते हो आप, 40 भी लिख लीजिएगा क्योंकि गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट होती है। ठीक है, अगर सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स में कर रहा हूँ तो लिमिट 40 भी हो जाएगी, 40 20 और 10, डिपेंड करेगा आप कौन से स्टेट में। अगर आप यू स्टैम्प वाले स्टेट में हैं तो 20, अगर आप MMTN में हैं तो 10, और अगर आप अदर स्टेट्स में हैं तो 40। So the point is, if I am a casual taxable person and I am doing business in a state, but मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, तो मुझे जीएसटी नंबर सिर्फ तब लेना है जब मेरा टर्नओवर क्रॉस होगा। मतलब देखा जाता है सेक्शन 24 में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पे कंपलसरी जीएसटी नंबर है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स की कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पे अगेन टर्नओवर क्राइटेरिया लग जाएगा, 24 ना लग के 22 अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्रॉस में लिखा भी है किन लोगों को जीएसटी नंबर नहीं लेना। ऐसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, लेकिन उनका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख जो भी अमाउंट है, यहाँ भी मैं चेंज करके इसको लिख देता हूँ 40 या 20 या 10, जो भी अमाउंट है उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। मतलब आज मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ साहब, मैं मान लीजिए किसी और स्टेट में जाके बिजनेस करना चाहता हूँ, टेम्पररी बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता हूँ साहब। मैं किस चीज़ में ट्रेड कर रहा हूँ? मान लीजिए मैं कॉस्मेटिक्स में ट्रेड करता हूँ, मुझे कंपलसरी जीएसटी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे सिर्फ टर्नओवर क्राइटेरिया क्रॉस होने के बाद ही जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अगला, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो स्पेसिफाइड रिसीवर्स हैं उनको कंपलसरी जीएसटी लेना पड़ता है। कौन से? सर 9 सबसेक्शन 3 के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे रिसीवर ही लायबल टू पे टैक्स है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में बोरोवर पे लाइबिलिटी आती है, न कि लेंडर पे। तो बोरोवर को सेक्शन 24 में कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और लेंडर का जीएसटी बोरोवर भरेगा। ऐसे ही अपन और एग्जांपल ले लें तो साहब अगला एग्जांपल है, इन केस ऑफ म्यूजिक कंपोजर, कंपोजर पे ना लाइबिलिटी, वो जो म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है, टी सीरीज है, उसको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो द पॉइंट इज, अगर मेरे ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आ रही है, सो आई एम कंपलसरी लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड एज ए रिसीवर। मेरे पे आरसीएम लाइबिलिटी है तो मुझे कंपलसरी जीएसटी नंबर जो है वो लेना पड़ेगा। अगला है एनआरटीपी को कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना है। इसमें कोई कंडीशन, कोई क्लॉज नहीं है, एनआरटीपी को कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। टीडीएस डिडक्टर जो लोग होते हैं सेक्शन 51 में, गवर्नमेंट एजेंसीज को टीडीएस काटने की लाइबिलिटी होती है, उन्हें कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। एजेंट्स जो कि एक सर्कुलर में कवर्ड है, मैं आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था कि एजेंट दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जो सिर्फ कस्टमर ला के दे रहे हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सीधे प्रिंसिपल को कस्टमर ले जाते हैं, कस्टमर को सीधे प्रिंसिपल ही बिलिंग करता है, वो होते हैं बेसिकली मार्केटिंग एजेंट्स। और एक कंसाइनमेंट एजेंट होते हैं जो कि पहले खुद अपने नाम पे बिल बनवाते हैं और कस्टमर को खुद बिलिंग करते हैं। मतलब एजेंट खुद अपने नाम से कस्टमर को बिलिंग करेगा। अगर आप पहले तरह के एजेंट हैं जहां आपका काम सिर्फ मार्केटिंग करने का है,
बिलिंग तो साहब, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, क्या आपको स्क्रीन पे अब आईपैड दिख रहा है? यस। सो पॉइंट ये है कि साहब अगर आप ऐसे तरह के एजेंट हैं जो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, साहब हमारा काम बिलिंग करने का नहीं है, मैं तो ग्राहक ला के कंपनी को दूंगा, कंपनी खुद उसके नाम पे बिलिंग करेगी, तो आप पे लायबिलिटी सिर्फ तब आएगी जब आपका कमीशन का टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस होगा। ध्यान रखना, अगर मैं एक ऐसा एजेंट हूँ जो कि खुद बिलिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ साहब मार्केटिंग ला के देता, मार्केटिंग का काम करता हूँ और कस्टमर ला के देता हूँ, सब कंपनी सीधे बिलिंग करती है, मुझे तो अपना कमीशन मिल जाता है, तो मेरा टर्नओवर सिर्फ तब, मेरा टर्नओवर कमीशन का है, तो मेरे ऊपर जीएसटी लायबिलिटी सिर्फ तब आएगी जब मेरा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस होगा। लेकिन अगर मैं कंसाइनमेंट एजेंट हूं और प्रिंसिपल मुझे माल दे रहा है और मैं आगे माल दे रहा हूं, तो प्रिंसिपल जब रजिस्टर्ड है तो मुझे बाय डिफॉल्ट एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अपने नाम से इनवॉइस बना रहा हूं, तो मेरा खुद का जीएसटी नंबर बिल पे चढ़ेगा, प्रिंसिपल मुझे बिलिंग करेगा, मैं उसकी आईटीसी क्लेम करूंगा और फिर मैं अपना खुद के नाम पे बिल आगे पहुंचाऊंगा। इन दैट केस मुझे कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेकेंड टाइप का एजेंट हूं। तो यहाँ पे भी वही बोला हुआ है, इफ द एजेंट इशू इन हिज ओन नेम देन ही हैज टू रजिस्टर, अदरवाइज अगर उसका टर्नओवर क्रॉस होता है तो सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन लेगा, 24 में उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ऐसे लोग जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए वो अमेजोन के थ्रू गुड्स सेल कर रहे हैं, तो अमेजोन के केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि आप गुड्स के सप्लायर हैं। अगर पर्सन सप्लाइंग गुड्स की जगह पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो इसमें दो बातें। पहली बात तो साहब इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आप सर्विसेज ई कॉमर्स थ्रू ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हो तो दो बातें, या तो आपका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख को क्रॉस हो जाना चाहिए, तो आप पे रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है कि अगर मान लीजिए आप कैब ऑपरेटर है, ठीक है, आप ओला कैब्स के थ्रू सर्विसेज देते हैं, इन दैट केस आपका टर्नओवर 1 करोड़ भी हो जाए तो आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपका सारा टैक्स तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। अगर आपको याद हो तो 9(5) के अंदर कैब के केस में कौन टैक्स भरता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लायबिलिटी आती है। तो अब मेरा टर्नओवर 1 करोड़ भी हो जाए तो मेरा टैक्स तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं है। ये क्लॉज क्रॉस बना के इधर लिखा हुआ है, ए पर्सन हु इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग सप्लाई सेक्सिबल अंडर आरसीएम, मतलब जो बंदा एक्सक्लूसिवली आरसीएम के अंदर सर्विसेज दे रहा है, एक्सक्लूसिवली आरसीएम मतलब जिसके ऊपर पूरी तरह से आरसीएम लग जाता है, उसके ऊपर खुद के ऊपर लायबिलिटी आती ही नहीं है। जैसे ओला कैब वाले केस में ड्राइवर पे लायबिलिटी आती ही नहीं है, सारी लायबिलिटी किस पे आती है? ई कॉमर्स ऑपरेटर पे आती है, तो वहां मुझे फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहली बात, सर मैं अमेजोन के थ्रू गुड्स बेच रहा हूं, मेरे ऊपर तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है, चाहे टर्नओवर मेरा कितना भी क्यों ना हो, बात खत्म। सर्विसेज में सर अगर मेरे पे एक्सक्लूसिवली आरसीएम लग जाता है तो मेरा टर्नओवर देखना ही नहीं, मेरे पे लायबिलिटी है ही नहीं। सर मेरे पे एक्सक्लूसिव आरसीएम नहीं लगता तो फिर मेरा टर्नओवर देखा जाएगा। अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस होता है तो मुझे कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना है, अगर 20 लाख को क्रॉस नहीं होता है तो मुझे कंपलसरी जीएसटी नंबर नहीं लेना। मतलब मैंडेटरी जीएसटी इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ई कॉमर्स सप्लायर के ऊपर है। वो लोग जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। तो सर्विसेज में दो बातें, या तो मैं एक्सक्लूसिवली आरसीएम में आ जाता हूं तो मेरे ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी ही नहीं, चाहे मेरा टर्नओवर कितना भी हो, और अगर मैं आरसीएम में एक्सक्लूसिवली नहीं आता हूं, मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी सर्विसेज दे रहा हूं, तो मेरा टर्नओवर क्रॉस होगा तभी मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब 22 में लायबल हो जाऊंगा और 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। चलिए मैं आपको इसको समझाने के लिए अगेन एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं अमेजोन पे रजिस्टर्ड हूँ और मैं गुड्स की डीलिंग कर रहा हूँ, क्या मुझे कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा अगर मेरा टर्नओवर 5 लाख भी है तो? जी हाँ, पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस, सर मैं लॉयर हूँ
और मैं लीगल सर्विसेज देता हूं और एक्सक्लूसिवली आरसीएम के अंदर आता हूं, क्योंकि स्मॉल बिजनेस को देने वाली लीगल सर्विसेज वैसे भी एग्जम्प्ट होती है और बिग बिजनेस एंटिटी पे आरसीएम लग जाता है, तो लॉयर एक्सक्लूसिवली आरसीएम में आते हैं, तो लॉयर को खुद को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 23 बोलता है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली आरसीएम वाली सर्विसेज ले रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर मैं अगर ओला कैब में आता हूं और ओला के थ्रू मैं सर्विसेज दे रहा हूं, मैं कैब ऑपरेटर हूं और ओला के थ्रू सर्विसेज दे रहा हूं, अगेन मुझे कंपलसरी जीएसटी लेना ही नहीं है, चाहे मेरा टर्नओवर कितना भी हो जाए, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मैं आरसीएम सर्विसेज दे रहा हूं, नहीं लेना। सर अगर मैं होटल चेन चला रहा हूं तो इन दैट केस अगेन ये बात आती है कि आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। अगर होटल अनरजिस्टर्ड है और सारा टैक्स एमएमटी या गोवा भी वो भरेगा तो अगेन आप पे लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन सर अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप पे लाइबिलिटी बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है, तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। तो सेक्शन 24 में जो बात क्लियर समझने की वो ये है कि क्या मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, जी हाँ, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। क्या मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर सर्विसेज दे रहा हूँ, जी हाँ, तो दो बातें चेक की होगी, क्या आप एक्सक्लूसिव आरसीएम वाली सर्विसेज दे रहे हो, हाँ, तो फिर आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। अगर आप एक्सक्लूसिवली आरसीएम वाली सर्विसेज नहीं दे रहे हो तो आपके ऊपर फिर टर्नओवर क्राइटेरिया लग जाएगा। अगर टर्नओवर आपका 20 लाख से ऊपर है तो आपको फिर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 22। अब पूरा समझ में आ जाना चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग था पर मैंने कोशिश की है पूरा एक्सप्लेन कर दूं। अगला जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आईएसडी होते हैं, उनको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अगला है ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको टीसीएस काटने की लायबिलिटी होती है, सेक्शन टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी होती है सेक्शन 52 के अंदर, मतलब टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर दोनों पे लायबिलिटी है। और अगला ऐसा बंदा जो OIDAR सर्विसेज दे रहा है, ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन किसी पोर्टल के थ्रू सर्विसेज दे रहा है, उस पर भी कंपलसरी जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है। तो ये टोटल मिला के 10 ऐसे लोग हैं जिनको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सेक्शन 24 बहुत काम का है, ऑब्जेक्टिव केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 23 में हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़ ही लिए, लेकिन फिर एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन से लोग लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड नहीं है। सबसे पहले ऐसे बंदे जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जीएसटी नंबर लेने ला। सर मैं पूरी तरह से अनाज का व्यापार करता हूं, मेरा सारा आइटम एग्जम्प्ट है, मुझे जीएसटी नंबर नहीं लेना। एक स्कूल है जो प्योरली एग्जम्प्ट सर्विसेज देता है, उसे जीएसटी नंबर नहीं लेना। वेरी गुड। एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं लेना, किसान को नहीं लेना होता है, क्योंकि अगेन वो एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही सेल कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं लेता है। अगला मैंने बता ही दिया, सर्विस प्रोवाइडर जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, मतलब अगेन टर्नओवर क्राइटेरिया लगेगा, अगर टर्नओवर कम है तो इंटरस्टेट भी कर दो सर्विसेज में, आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। जो बंदा एक्सक्लूसिवली आरसीएम सर्विसेज दे रहा है उसे नहीं लेना। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हैंडीक्राफ्ट का है और उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उसे भी नहीं लेना। अगला जॉब वर्कर जो कि इंगेज्ड है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर, बेसिकली ये क्लॉज सीए फाइनल और सीएस प्रोफेशनल वालों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सीए इंटर वालों को इस क्लॉज के बारे में ध्यान नहीं देना, पर सीए फाइनल और सीएस प्रोफेशनल वालों को मालूम होगा कि हम जॉब वर्क पे जब माल भेजते हैं तो जॉब वर्कर जो है वो जब हमें माल वापस रिटर्न करता है तो वहाँ पे क्लॉज होता है कि जॉब वर्कर का टैक्स प्रिंसिपल भर सकता है। अगर जॉब वर्कर या प्रिंसिपल ये डिक्लेरेशन दे दे कि सारा का सारा टैक्स प्रिंसिपल भरेगा तो जॉब वर्कर को एग्जम्पशन मिल जाती है, जॉब वर्कर खुद टैक्स नहीं भरता, उस केस में फिर उसे कंपलसरी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत भी नहीं होती। अगेन ये क्लॉज सीए फाइनल और सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए काम का है, सीए इंटर वालों के लिए काम का नहीं है। ये बात मैं आपको अभी बता ही चुका। सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन 95 ऑफ द टर्नओवर इज एक्सीडिंग 20 लाख, अगेन आप 95 में कवर्ड नहीं हो और आप ई कॉमर्स के थ्रू सर्विसेज दे रहे हो और आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। अगेन टर्नओवर क्राइटेरिया आ जाता है सर्विसेज के केस में। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर में आप सर्विसेज के केस में 20 लाख की लिमिट लगेगी, गुड्स के केस में कंपलसरी जीएसटी नंबर हो जाएगा। अगेन एजेंट जो कि एग्रीकल्चरिस्ट का एजेंट है, मंडी एजेंट है साहब, किसान का एजेंट है और मंडी एजेंट भी टैक्सेबल नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं मंडी एजेंट को भी कंपलसरी जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ता, उन पे जीएसटी नंबर लेने की लायबिलिटी होती ही नहीं है, क्योंकि उनके वो जो कमीशन मिल रहा है वो बेसिकली अनाज के ऊपर और खेती के सामान को बेच के मिल रहा है, वो भी पूरी तरह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन में आ जाता है और उनके ऊपर भी एग्जम्पशन है, उन्हें भी कंपलसरी जीएसटी नंबर नहीं लेना। तो एग्रीकल्चरिस्ट को भी नहीं लेना और उनके कमीशन एजेंट को भी नहीं लेना। ये है सेक्शन 23 की बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट, किन किन पे लायबिलिटी टू गेट रजिस्टर्ड
रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी नहीं है। कुछ और बेसिक प्रोविजन है, जैसे जीएसटी नंबर का एक मैंने कोडिंग बताया है, ये मैं क्लास में अच्छे से बता चुका हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काम की बात, एक बंदा अगर एक स्टेट में रजिस्टर्ड होगा तो उसे पूरे इंडिया में जहां जहां उसका ब्रांचेस है सब जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लिखा है? ए पर्सन शेल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई। ये बहुत काम की बात है। क्या लिखा है? मेरी 4 ब्रांचेज हैं, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस हो गया, क्या मुझे चारों ब्रांचेज में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? जी हाँ। लेकिन सर एक ब्रांच ऐसी है जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ एग्जाम सप्लाई में डील करती है, तो मुझे उस ब्रांच का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, मुझे सिर्फ उन ब्रांचेस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां मैं टैक्सेबल सप्लाई में डील कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे 4 स्टेट हैं, चारों स्टेट में से मान लीजिए मध्य प्रदेश की ब्रांच टैक्सेबल सप्लाई में डील करती है, हरियाणा की ब्रांच टैक्सेबल सप्लाई में डील करती है, दिल्ली ब्रांच टैक्सेबल सप्लाई में डील करती है, लेकिन राजस्थान ब्रांच सिर्फ एग्जाम सप्लाई में डील करती है। तो मैं अगर एमपी में लायबल हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं दिल्ली और हरियाणा में भी लायबल हूँ, लेकिन मैं राजस्थान में लायबल नहीं हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट बात, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। लास्ट एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कोई काम का नहीं है। ये हो गया साहब हमारा सेक्शन 22, 23, 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेक्शन 25 पे, जो बात करता है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेके। बहुत सिंपल है, पूरा चार्ट बना हुआ है, मैं आपको उसको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। जीएसटी नंबर एक टैक्स पेयर तब अप्लाई करेगा जब या तो सेक्शन 24 में लायबल है या फिर वो 22 में लायबल है। अगर वो वॉलंटरी भी चाहे तो कर सकता है। कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? चाहे वो भरे, चाहे उसका टैक्स प्रैक्टिशनर भरे या उसके बिहाफ पे कोई और भरे, फॉर्म नंबर होता है REG01। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फॉर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड REG01। अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस में उसे ये फॉर्म 30 दिनों के अंदर भरना पड़ता है। हम आगे जाके टाइम लिमिट पढ़ेंगे। मैंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद क्या डिपार्टमेंट आपको 3 दिन में 2 बातें करेगा। या तो 3 दिन में वो आपको बोलेगा साहब आपके डॉक्यूमेंट सारे बराबर है, ये लो तुम्हारा जीएसटी नंबर, या फिर वो 3 दिन के अंदर आपको शो कॉज नोटिस देके ये बोलेगा कि तुम्हारे जीएसटी नंबर के डॉक्यूमेंट जो तुमने दिए हैं उसमें कुछ क्वेरी है, इसके लिए मैं आपको शो कॉज नोटिस देता हूं। उसे इसके लिए 3 दिन मिलेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने से। 3 वर्किंग डे में या तो उसे रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना है या फिर शो कॉज नोटिस देना है। अगर आपको शो कॉज नोटिस आया तो आपको 7 दिन मिलेंगे उसका रिप्लाई करने के अंदर। अगर मैंने 7 दिन में रिप्लाई कर दिया तो फिर डिपार्टमेंट आगे एक्शन लेगा, लेकिन अगर मैं 7 दिन में रिप्लाई नहीं करता हूं तो मेरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर मैंने 7 दिन में रिप्लाई कर दिया तो डिपार्टमेंट को अगेन 7 दिन मिलेंगे ये डिसाइड करने में कि आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो आपके रिप्लाई आने के 7 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, और अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपके रिप्लाई आने के 7 डेज के अंदर वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो आपको अप्लाई करना है 30 दिनों के अंदर, फिर डिपार्टमेंट फर्स्ट क्वेरी रेज करेगा 3 दिनों के अंदर, फिर आपको रिप्लाई करना है 7 दिनों के अंदर, फिर डिपार्टमेंट रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। ये पूरी की पूरी प्रोसीजर मैंने यहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। एक आखिरी क्लॉज, डिपार्टमेंट को 3 दिन में नोटिस देना है और फिर बाद में रिप्लाई आने के बाद 7 दिन के अंदर रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है। अगर डिपार्टमेंट इस डेट पे चूक जाता है, या तो 3 दिन में नोटिस नहीं देता है या वो 7 दिन में रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। यह बहुत काम की बात है कि अगर डिपार्टमेंट कोई भी एक्शन विद इन द टाइम लिमिट नहीं लेता है तो डिपार्टमेंट की कॉलर पकड़ ली कि साहब हम तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड ही मान लेंगे। ये एक और इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 5 में हमको समझने की है। एक और नई चीज जो अभी मई 20 में ही अमेंड हुई है वो ये है कि पहले रजिस्ट्रेशन के अंदर बैंक इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में सबमिट करनी पड़ती थी, पर अब बैंक अकाउंट बाद में खुल सकता है। मतलब पहले आपको डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर देगा और आपको बोलेगा रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो चुका है, आप 45 डेज में आपके बैंकिंग इंफॉर्मेशन पोर्टल पे अपडेट कर दीजिए। मतलब अब रजिस्ट्रेशन बिना बैंकिंग इंफॉर्मेशन के भी मिल जाएगा, पर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने से 45 डेज के अंदर बैंकिंग इंफॉर्मेशन पोर्टल पे अपडेट करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं एक और इंपॉर्टेंट चीज है, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आधार भी मैंडेटरी हो चुका है। अब आपके पास में आधार नंबर होना चाहिए तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये बात भी मैंने अभी अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर डिस्कस की हुई है। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो आए हैं उसमें आधार नंबर वाला पॉइंट भी मैंने डिस्कस किया था। अमेंडमेंट लेक्चर भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक
दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट बात जो सेक्शन 25 में कवर होती है वो है टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसमें अलग अलग क्लॉज हैं। सबसे पहले, अगर आप सेक्शन 24 में मैंडेटरी लायबल हैं तो आपको बिजनेस चालू करने के 5 दिन पहले ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? सॉरी, एक मिनट। अगर आप सेक्शन 24 में कवर्ड हैं तो या तो आप सीटीपी एनआरटीपी या फिर आप अदर है। अगर आप सीटीपी एनआरटीपी है तो आपको बिजनेस चालू होने के 5 दिन पहले ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एडवांस में। लेकिन आप किसी और सेक्शन 24 में कहीं और आते हैं तो आपको लाइबल होने के 30 दिन में लेना पड़ेगा। मतलब सिंपल क्लॉज ये है कि लाइबिलिटी अराइज होने के 30 डेज में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है, पर सीटीपी एनआरटीपी को बिजनेस कमेंसमेंट के 5 डेज पहले ही करना पड़ता है। याद रहेगी बात, सीटीपी एनआरटीपी के लिए एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फॉर ऑल अदर असेसीज हु आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, 30 डेज की टाइम लिमिट आपके ऊपर अप्लाई हो जाती है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सेक्शन 24(2) में बोला था ना अपन ने कि जो आदमी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 1/7/2017 को, उसे 1/7/2017 को लेना था, अब वो हमारे किसी काम का नहीं बचा। बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो अगर अमलगमेशन डीमर्जर है तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी से आपको लेना पड़ेगा, और अदर केसेस में ट्रांसफर की डेट पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उसके 30 दिन के अंदर लेना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली जिस दिन भी आप लायबल हुए हो वहां से 30 दिन में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट सीटीपी और एनआरटीपी जहां पे टाइम लिमिट लायबल होने से 30 दिन नहीं, बिजनेस कमेंसमेंट के 5 डेज पहले से ही लेना पड़ेगा। बिजनेस कमेंसमेंट के 5 डेज पहले ही आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। फॉर ऑल अदर एसेसीज लायबल होने से 30 दिन के अंदर लेना पड़ेगा, 22 में लायबल हो या 24 में लायबल हो। आ रही है बात समझ में? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, सॉरी एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे। यस, ये है सेक्शन 27। बहुत काम की बात है। सेक्शन 27 में सीटीपी और एनआरटीपी की रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दी हुई है, बहुत ईजी है। मैं फटाफट रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहली बात, सीटीपी को रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन दैट स्टेट, बता दिया। सीटीपी का रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा 90 दिनों के लिए, लेकिन अगर वो एक्सटेंशन चाहते हैं तो उन्हें मिलेगा अगले 90 दिनों के लिए। मतलब 90 दिनों का है टाइम लिमिट नॉर्मली सीटीपी का रजिस्ट्रेशन पीरियड का, लेकिन नेक्स्ट 90 डेज के लिए आप एक्सटेंशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। सीटीपी को एडवांस में टैक्स भरना पड़ता है उनकी एक्स्ट्रा लायबिलिटी के ऊपर, और अगर वो एक्सटेंशन पीरियड में कुछ एक्सटेंशन मांग रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा टैक्स भी आपको एडवांस में ही भरना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी बात मैं आपको बता चुका हूं। ये है सेक्शन 27। सेक्शन 28 बहुत इजी है। अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन में आपको बता दूं, 2 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, एक होता है कोर फील्ड, एक होता है नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड मतलब साहब नेम ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ बिजनेस या मैनेजमेंट में कोई बदलाव हो रहा है टॉप मैनेजमेंट में, तो कोर फील्ड माना जाएगा। बाकी सारे अमेंडमेंट नॉन कोर फील्ड माने जाएंगे। खास बात है, नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट आपके भरते ही बाय डिफॉल्ट अप्रूव्ड हो जाएगा, मतलब ऑफिसर उसको चेक भी नहीं करेगा, वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कोर फील्ड अमेंडमेंट है तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ऑफिसर अप्रूव करेगा तभी वो अमेंडमेंट वेरीफाइड माना जाएगा। अगर ऑफिसर को लगता है कि डॉक्यूमेंट सबमिट प्रॉपर नहीं हुए हैं तो आपकी अमेंडमेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। ध्यान रखना, अमेंडमेंट जो है वो कब से माना जाएगा, नॉट फ्रॉम द डेट of approval of amendment, any particular of the application for registration shall not stand amendment with effect from the date earlier than the date of submission of application। मतलब अमेंडमेंट उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है। मतलब आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस बदल गया, मैं चाहता हूं 6 महीने पहले से मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस बदला हुआ हो जाए, नहीं हो सकता। मैं आज अप्लाई कर रहा हूं तो आज से ही मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस बदला हुआ माना जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट कभी भी नहीं हो सकते। एप्लीकेशन सबमिट होने की डेट से ही अमेंडमेंट अप्रूव्ड, अब अमेंडमेंट जो है वो इफेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट चीज है, अगर पैन ही बदल जाए, मतलब बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का बदलाव आया है कि आपका पैन नंबर ही बदल जाता है, तो मैं आपको बता दूं आप वहां पे सेक्शन 28 में अमेंडमेंट अप्लाई नहीं करोगे, आपको सेक्शन 29 में पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर सरेंडर करके नया लेना पड़ेगा।
मतलब अमेंडमेंट पैन बदल जाने के केस में नहीं होता है। आपका अगर पैन बदल जाता है तो इन दैट केस आपको पुराना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना है और नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो आपको नया पैन नंबर मिलेगा। नया पैन नंबर मिलेगा तो आपको पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर सरेंडर करके नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? वेरी नाइस। सेक्शन 29 में अब हम चालू करते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और मैं आपको बता दूं बड़ी सिंपल प्रोसीजर है। दो तरीके से कैंसिलेशन हो सकता है। एक होता है हम खुद कैंसिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मैं रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना चाहता हूं। एक होता है कि डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। कब मैं सरेंडर करूंगा? जब मैंने बिजनेस बेच दिया है, मेरा बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है, या मैं लायबल नहीं हूं, या मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं। इस केस में मैं खुद कैंसिलेशन जो है वो अप्लाई करूंगा, मतलब मैं अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करूंगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आप कहीं से भी लॉ में कुछ कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, या आपने रिटर्न्स टाइम पे नहीं भरे हैं, या आपने फ्रॉड से रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और 6 महीने में बिजनेस चालू नहीं किया, इन सब केस में डिपार्टमेंट खुद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। तो दो केसेस हैं कैंसिलेशन के, एक तो आप खुद सरेंडर कर सकते हो और एक डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप खुद सरेंडर करते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। REG 16 फॉर्म नंबर याद करने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिपार्टमेंट को लगेगा कि साहब कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, अगर दिक्कत लगी तो 7 दिन में आपको नोटिस देगा और आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना है, और फिर 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट आपको मतलब कैंसिलेशन की ऑर्डर दे देगा। मतलब अप्लाई कीजिए, नोटिस देगा, आपको रिप्लाई करना है, 30 दिन के अंदर वो फाइनली आपको कैंसिलेशन की ऑर्डर दे देगा। सिंपल। लेकिन अब एक काम की बात यहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेंडमेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? देखिए, एक प्रोविजो ऐड हुआ है तो 2019 और 20 में ही अमेंडमेंट्स आए हैं। तो क्या प्रोविजो ऐड हुआ है? एक बार अगर किसी बंदे ने कैंसिलेशन अप्लाई कर दिया तो इन दैट केस वो रजिस्ट्रेशन नंबर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन सस्पेंडेड माना जाता है। क्या लिखा हुआ सुनना, अंडर सेक्शन 29, ये बात है कि ए प्रोविजो टू सेक्शन 29(1) हैज बीन inserted to provide that once a registered person has applied for cancellation, the proper officer may suspend his registration during the pendency of the proceeding। वो आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगा। पर सर सस्पेंशन का फायदा नुकसान क्या है सुनना, अगर रजिस्ट्रेशन पर आपने सरेंडर किया है, ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड हो जाएगा जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किए वहाँ से, या फिर जिस दिन आप कैंसिलेशन जिस डेट से चाहते हो, विच एवर इज लेटर। अगर आपने एप्लीकेशन अभी सबमिट करी है और मैं कैंसिलेशन आगे की डेट से चाहता हूँ, तो जिस डेट से कैंसिलेशन चाहते हो उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो ये तो समझ में आता है कि साहब जिस दिन से आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है, जिस दिन आप चाहते हो, विच एवर इज लेटर, आपका सस्पेंशन मिलेगा। ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैंसिल कर रहा है तो उस बंदे को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और सस्पेंड कर दिया जाएगा उस बंदे का रजिस्ट्रेशन किस दिन से, फ्रॉम द डेट डिटरमाइंड बाय द ऑफिसर। ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन किस दिन से सस्पेंड माना जाएगा। मतलब अगर डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है तो ऑफिसर डेट डिसाइड करेगा किस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड माना जाएगा। अगर आपने अप्लाई किया है तो अप्लाई किया, या जिस दिन से आप कैंसिलेशन चाहते हो, विच एवर इज लेटर। अगर ऑफिसर ने आपको कैंसिलेशन ऑर्डर दिया है तो ऑफिसर डिसाइड करेगा आपका रजिस्ट्रेशन किस दिन से सस्पेंडेड माना जाएगा, बट वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देगा ही देगा। खास बात है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है तो पहली बात, ना तो आप कोई टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हो उस पीरियड के अंदर, ना ही आपको कोई रिटर्न भरने की जरूरत है उस पीरियड के अंदर। मतलब खास बात है, सस्पेंशन इज मोर लाइक कैंसिलेशन। यू कांट supply any taxable goods during that period and you are not liable to file any return। अरे जब मैं सप्लाई ही नहीं कर सकता तो मुझे रिटर्न क्यों भरना है? मुझे रिटर्न भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फायदा ये है रिटर्न नहीं भरने का, नुकसान ये है मैं कोई टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं सकता। वेरी गुड। सस्पेंशन जो है वो रिवोक हो जाएगा अगर प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स को रिवोक कर दिया है। मतलब मान लीजिए आपने ऑफिसर ने आपके ऊपर
कैंसिलेशन ऑर्डर मारा, आपका रजिस्ट्रेशन उस दिन से सस्पेंड हो गया। बाद में जाके आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि साहब ऐसी कोई मेरी गलती नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, और डिपार्टमेंट ने बाद में जाके बोला हाँ यार ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, सॉरी हमने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो वो सस्पेंशन भी हट जाएगा। उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट ऑन गोइंग हो जाएगा, माना जाएगा सस्पेंशन हुआ ही नहीं था। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं सेक्शन 30 पे। तो पहले बताओ कैंसिलेशन समझ में आ गया। कैंसिलेशन दो तरह के हैं, एक ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, हम खुद अप्लाई कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर कैंसिलेशन ऑर्डर आता है। मेन बात है कैंसिलेशन होता है तो बाय डिफॉल्ट या आप अप्लाई करो या डिपार्टमेंट आपको कैंसिलेशन ऑर्डर दे, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड माना जाता है। सस्पेंशन के दौरान ना तो आप फ्लेक्सिबल अप्लाई कर सकते हो, ना ही आपको रिटर्न भरने की जरूरत है। अगर कैंसिलेशन ऑर्डर बाद में जाकर रिवोक हो जाता है तो आपका सस्पेंशन उड़ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैरी ऑन माना जाएगा। अब बात करते हैं रिवोकेशन की। अगर मेरा कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाता है, डिपार्टमेंट मुझे जीएसटी नंबर मेरा कैंसिल कर देता है, खुद कर देता है कैंसिल, मैंने नहीं चाहता उन्होंने कर दिया, तो इन दैट केस मुझे एक मौका मिलेगा अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक करवाने का, मतलब उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वापस से जिंदा करवाने का। सेक्शन 30 बोलता है कि साहब पुनर्जन्म हो सकता है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का, मरा हुआ आदमी वापस आ सकता है, रिवोकेशन हो जाएगा कैंसिलेशन ऑर्डर का। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 30 के अंदर। क्या करना पड़ेगा? आपको एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी विद इन 30 डेज, और अगर कोई पेंडिंग रिटर्न है तो वो सारे के सारे रिटर्न आपको भरने पड़ेंगे, अदरवाइज वो लोग ये बोलेंगे कि आपने रिटर्न नहीं भरा था, इस कारण हमने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। अब आप रिवोकेशन करा रहे हो तो किस बेस पे करा रहे हो? ये तो मानो कि हाँ गलती हो गई, मैं उस गलती को सुधार रहा हूँ, तो पहले जाके रिटर्न भर दो। अगर कोई पेंडिंग रिटर्न है तो वो भरने पड़ेंगे। अगर 30 दिन के अंदर आपने पेंडिंग रिटर्न भर के रिवोकेशन अप्लाई कर दिया और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो आपका ऑर्डर रिवोक हो जाएगा, मतलब आपका कैंसिलेशन ऑर्डर रिवोक हो जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन का पुनर्जन्म हो जाएगा। लेकिन अगर उनको डाउट लगता है तो वो आपको शो कॉज नोटिस देंगे, आपको फिर सुना जाएगा और 7 डेज के अंदर वो रिप्लाई करेंगे कि वो आपके रजिस्ट्रेशन को रिवोक करना, कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, आपने किस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है उसके ऊपर डिसाइड होगा। आपने जो भी एक्सप्लेनेशन और क्वेरीज का आंसर दिया है, नोटिस का रिप्लाई किया है, उस पर डिसाइड होगा कि आपका कैंसिलेशन रिवोक होता भी है या नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल द पेंडिंग रिटर्न टू बी फाइल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इफ कैंसिलेशन इज रिवोक्ड ऑल द, हाँ ये काम की बात है, पुराने रिटर्न तो आपको भरने ही पड़ेंगे, उसके बिना अपन रेवोकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन रेवोकेशन पीरियड में जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड हो गया था और बाद में जाके रेवोकेशन हो गया, मतलब आपका सस्पेंशन चला गया और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का रीबर्थ हो गया, वो जो पीरियड बीच का कैंसिलेशन से वापस से पुनर्जन्म का, मरने से पुनर्जन्म के बीच का जो पीरियड है, उनके रिटर्न्स का क्या होगा? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो फिर से जिंदा हो गया है, तो आपको वो रिटर्न्स भी तो भरने पड़ेंगे इस पीरियड के। जी हाँ, अगर कैंसिलेशन रिवोक हो जाता है तो जितने भी रिटर्न्स है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन टू द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, उन्हें रेवोकेशन ऑर्डर के 30 दिन के अंदर भरना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन वापस जिंदा हुआ, पुनर्जन्म हुआ उसका, आपको उसके 30 दिन के अंदर उस पीरियड के रिटर्न भी भरने पड़ेंगे जब वो स्वर्ग नर्क के बीच में था, जब वो मर चुका था लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ था, मतलब जब उसकी आत्मा भटक रही थी ना, उस बीच के पीरियड के रिटर्न आपको विद इन 30 डेज जो है वो भरने पड़ेंगे। बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे खत्म होता है हमारा सेक्शन 30। पर एक काम की बात है, मेरे को अभी याद आया कि मैंने इसमें एक छोटी सी चीज़ कवर नहीं करी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैं भूल गया इसको इसमें कवर करना, तो आप इसको जरूर पढ़ लेना। व्हाट इज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैं आपको बताया था, बड़ा सिंपल होता है। अगर हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन उस दिन से माना जाता है जिस दिन आपका ग्रांट हुआ है। लेकिन अगर आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है तो दो बातें हैं, या तो आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया या नहीं किया। अगर आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से आप लायबल थे। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट ऑन विच यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। कब? जब आपने रजिस्ट्रेशन टाइमली अप्लाई कर दिया है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन अगर टाइमली अप्लाई नहीं किया, विद इन 30 डेज अप्लाई नहीं किया, तो आपका रजिस्ट्रेशन जिस दिन ग्रांट होगा उसी दिन से इफेक्टिव माना जाएगा। तो सिंपल है,
विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। अगर आपने कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी की डेट से इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन जिस दिन ग्रांट होगा उसी दिन से इफेक्टिव माना जाएगा। ये एक छोटी सी बात है और है जो शायद रह गई थी, वो भी मैंने कवर कर दी। अब इस रिवीजन लेक्चर के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीजें रजिस्ट्रेशन के अंदर हो सकती थी वो सब मैंने कवर करा दी। नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट्स को डाउनलोड करना, उसका यूज करके रिवाइज करना। और मैं शॉर्ट रिवीजन इसीलिए बना रहा हूं ताकि एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप रिवाइज करो तो आपको एक एक टॉपिक को रिवाइज करने में सिर्फ एक घंटा लगना चाहिए। अगर आपने एक घंटे में एक टॉपिक रिवाइज कर दिया तो आई थिंक आप विद इन 10 to 12 आवर्स पूरा का पूरा जीएसटी रिवाइज कर सकते हो। वो बड़े बड़े लेक्चर्स देखने की जगह अगर आप आधे घंटे के या 40 मिनट्स के ये शॉर्ट लेक्चर्स रिवाइज करते जाओगे स्पीड बढ़ा के और साथ में कॉपीज से पढ़ते जाओगे तो एग्जाम के एक दिन पहले भी लेक्चर बहुत काम आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून ऑन माई पेज, ऑन माई चैनल, बिकॉज मैं और रिविजन्स डालने वाला हूं आगे जाके। आई होप आपको आज के लेक्चर में आया होगा मजा। अगर मजा आया है तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा लेक्चर, आप कौन से चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर्स चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। अगर आप कुछ और भी एक्टिविटीज चाहते तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि वो सब चीज़ आपको डिलीवर करूं। थैंक यू सो मच। आज का डिस्कशन करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू।